आ गया आ गया, फिजिक्स पढ़ाने वाला आ गया, डेरिवेशन सिखाने वाला आ गया, आ गया आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला आ गया। यस, यू हर्ड मी राइट। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका डेरिवेशन आज हम लोग करेंगे। ये सारे डेरिवेशंस एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ध्यान दो, इसके लाइन बाय लाइन आपको समझना होगा, क्योंकि अच्छे से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसका जो रिजल्ट होता है वो जेईई मेंस, नीट, आईआईटी के लिए काम भी आता है। उसी पर प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो कहने का ये सेंस है कि आपको इसका जो आज का वीडियो लेक्चर है उसको अच्छे से समझिए, बहुत काम का है, बहुत बार एग्जाम में आया है ये टॉपिक, सीबीएसई बोर्ड को भी और स्टेट बोर्ड में भी। तो चलिए आते हैं एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ का सेकेंड पार्ट। यस कम ऑन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज। एक लाइन चार्ज, और उसमें भी लॉन्ग लाइन चार्ज लेंगे, यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज। अगर इसको देखा जाए तो हमने जो लिखा है ठीक लिखा है, थोड़ा सा उसमें और हम बदलाव करेंगे, इसको लिखेंगे लॉन्ग लाइन चार्ज, ठीक है। और इस लॉन्ग को हम यहां पर समेट देंगे। वाह वाह वाह, सही आ गया, क्या टेक्नोलॉजी है। एक्सप्रेशन, थोड़ा तुम दूर जाते हैं, थोड़ा सा सट जाओ, एक्सप्रेशन को सट के एक्सप्रेस करो। ये आपको लाइन चार्ज क्या है समझा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, थोड़ा बच्चों को अच्छा लगेगा, और ऊपर, ठीक। अब मैं जा रहा हूं लाइन चार्ज पे, एक लाइन चार्ज कवर करेंगे। ये दिखेगा कि इस पे लॉन्ग लाइन चार्ज है। लॉन्ग लाइन चार्ज का पहले तो मतलब समझेंगे यार। मतलब कि इसका दोनों छोर का अता पता नहीं होगा। ये लॉन्ग लाइन चार्ज स्ट्रेट लाइन है, ये एंड कहाँ खत्म होगा नहीं पता, दूसरा एंड कहाँ खत्म होगा नहीं पता, जहां देखो वो सेंटर। जैसे दुनिया का एंड नहीं पता होता है तो तुम जहां खड़ा हो जाते हो लगता है कि दुनिया का केंद्र वही है, दुनिया का सेंटर वही है। छत पे चले जाओ, ठीक है, और अपने जिस भी स्टेट में हो, आप दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली पे जाओगे तो वहां भी वही सेंटर है। और अपने घर के छत पे जाओगे तो वहां से भी देखोगे और ऑब्जर्व करोगे, लगेगा कि तुम वहां के सेंटर पे हो। इंडिया से बाहर चले जाओ, वहां ओपन स्काई के सामने देखो, लगेगा कि हम सेंटर पर ही हैं। दैट्स इट। ये इसका मतलब है कहीं भी इसका मिडिल पॉइंट हो सकता है, यानी कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ निकालना है? पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉइंट पी के ऊपर जितना रीजन होगा उतना ही नीचे होगा, यानी ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया? मिडिल पॉइंट हो गया इस लाइन चार्ज का। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा, और इधर नीचे वाला पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे ऊपर होगा। नहीं समझे? माने एक सिमेट्रिक चार्ज ले लीजिए डी क्यू, और उतना ही नीचे ये ले लीजिए। इसका इधर भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये आएगा ई नेट का डायरेक्शन। यही समझाना चाह रहा हूं, ई नेट का डायरेक्शन ये आएगा। यानी ऐसा सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, माने सारे छोटे छोटे डिफरेंशियल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे जब आप कैलकुलेट करेंगे और उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, मतलब सारा चार्जेस देख रहे हैं ना, छोटे छोटे अमाउंट में ब्रेक कर लीजिए, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे देखिए और सबका रिजल्टेंट ले लीजिए। देखिएगा कि इस लाइन चार्ज के ठीक परपेंडिकुलर आएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो अवे और नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स। ये तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर कर दिया मैंने आपको। दूसरा, अब हमको निकालना होगा एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। और गॉस लॉ लगाने के लिए 4 स्टेप दिया था। यस, 4 स्टेप। स्टेप 1 याद करो जल्दी फटाफट। स्टेप, इमेजिन द गॉसियन सरफेस।
स्टेप 2 याद करो, प्रूव दैट गॉसियन सरफेस जो इमेजिन किया वो सिमेट्रिक है। स्टेप 3 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 4 आओ गॉस लॉ लगाए, आओ मिलजुल कर गॉस लॉ लगा देते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ हो जाएगा, राइट, दैट्स अ पॉइंट। ये 4 स्टेप फिर से रिपीट करेंगे, हर डेरिवेशन में रिपीट करेंगे और एग्जाम में भी याद रखेंगे। पहला स्टेप में आपको ऐसे लिखने में भी सुविधा होगी कि स्टेप 1 में यार हम गॉसियन सरफेस को जो इमेजिन करते हैं ना वो लैंग्वेज में लिखते हैं। स्टेप 2 में जो इमेजिन किया ना गॉसियन सरफेस उसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए मैंने कहा था कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेम होता है ऑलमोस्ट सारे में। इसमें अभी थोड़ा सा उससे हटेगा, डाइवर्ट करेगा तो हम बता देंगे, इसमें सीखने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। देखिएगा एक पॉइंट ऐसे ले लेते हैं ना, इस कलर को नहीं लेते हैं, दूसरा कलर, दूसरा कलर, दूसरा कलर, दूसरा कलर, ये ले लिया, ठीक है। उतनी दूरी पे एक और लाइन ले लिया, ऐसे ले लिया। और ये मैंने कोई अपने मन से एल लंबाई का और ये मान लीजिए रेडियस छोटकार का एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है और मैंने कहा था गॉसियन सरफेस ऐसा इमेजिन करना है, गॉसियन सरफेस ऐसा इमेजिन करना है कि जो पॉइंट पी जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालना है, पॉइंट पी वो लोकेशन है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो वो इस गॉसियन सरफेस को, ये किसको, इसको क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, राइट। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस पे का पर पॉइंट पी होना चाहिए और जस्ट आउटसाइड द पॉइंट पी होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखिएगा जो गॉसियन सरफेस लिया है तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो लाइन चार्ज है और ये सिलेंडर का अपना लाइन चार्ज एक्सिस, मैंने सिलेंडर का अपना एक्सिस होगा, थोड़ा इधर उधर दिख रहा होगा तो टेंशन मत लिया, ड्राइंग में थोड़ा एरर हो सकता है। तो ये जो लाइन है और सिलेंडर का जो एक्सिस होता है वो दोनों कोइंसाइड करना चाहिए, यानी कि हर जगह आपको रेडियस आर ही मिलना चाहिए, सिलेंडर का भी और इसका भी, ये भी आर ही है। उसके बाद हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस पे अलग होता है और अपर सर्कुलर, ये लोअर सर्कुलर, इसको कहते हैं अपर सर्कुलर, अपर सर्कुलर, और इसको क्या कहेंगे, लोअर सर्कुलर। गौर से अगर देखेंगे हम लोग कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने प्रूव कर दिया कि आपके बिल्कुल परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, और बाहर होगा। तो ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए गया था। तो अगर आप इसको अब हटा दें, समझ गए तो बेटर होगा, तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा, नहीं तो किस पे लगेगा फिगर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये छोटा सा डिफरेंशियल एरिया लिएगा तो ये वाला एरिया और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये अब सिमेट्रिक पॉइंट ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस पे हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट पे कर्व सरफेस से बाहर होगा। देखिए मैं जानबूझ के आपके लिए बना रहा हूं, राइट। सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होगा, नोट्स में अगर ऐसा ना बना होगा तो आप बना लेंगे, सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द अपर सर्कुलर एंड द लोअर सर्कुलर, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहां पे इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर तो ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल होगा, याद है
ऐसे 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 ऐसे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो जाएगा ऐसे। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो गया, तो मतलब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए, बड़ी फंटास्टिक बात है। तो अगर सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया तो मतलब ये सरफेस क्या हुआ, कर्व सरफेस इक्यू पोटेंशियल हो गया। लेकिन अपर और लोअर सरफेस इक्यू पोटेंशियल नहीं है, ये वाला सरफेस, ये सरफेस इक्यू पोटेंशियल। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, उससे क्या होगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के पैरेलल हो जाए, ध्यान देना भाई, खोना मत। हम लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, और हम गॉस लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं पॉइंट पी पे। गॉस लॉ ने 4 स्टेप दिया था। पहला स्टेप है इमेजिन द गॉसियन सरफेस, तो एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लिया। दूसरा हमें प्रूव करना है कि सरफेस सिमेट्रिक है बाय लैंग्वेज, और वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें 3 पार्ट होगा, कर्व सरफेस, अपर सर्कुलर, लोअर सर्कुलर। अपर सर्कुलर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, लोअर में भी सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हम डायरेक्ट स्टेप 3 में ही लिखेंगे यहां पे, ठीक है, या अब क्या स्टेप 3, स्टेप 1 स्टेप 2 तो आपके लैंग्वेज में नोट्स में होगा ही। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। शुरू में हम लोग ऐसे ही याद करें, फिर बाद में लैंग्वेज याद करें। मेरा तो हमेशा एडवाइस होता है स्टूडेंट को कि स्टेप 3 स्टेप 4 को पहले आप रिमेंबर कर लीजिए, स्टेप 1 स्टेप 2 दिमाग में रखिए, स्टेप 3 स्टेप 4 याद हो जाएगा, तो देन गो फॉर स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 स्टेप 2 दिमाग में रखिए, स्टेप 3 स्टेप 4 को 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे। फिर स्टेप 1 स्टेप 2 थोड़ा आधा उसी से आ जाएगा लिखने से, स्टेप 3 स्टेप 4 से बाद में रट लीजिए, एग्जाम जैसे नजदीक आने लगे। तो हम फ्लक्स निकालेंगे, नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स क्या होगा, राउंड ट्रिप पे ई डॉट डी एस। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे, ई डॉट डी एस लिखेंगे किसके लिए, कर्व के लिए। ई डॉट डी एस लिखेंगे किसके लिए, अपर सर्कुलर के लिए। ई डॉट डी एस लिखेंगे किसके लिए, लोअर सर्कुलर के लिए। तो गौर से देखिएगा कि अपर सर्कुलर लोअर सर्कुलर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल, मतलब एरिया वेक्टर जो होगा वो नीचे की ओर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर हो गया, राइट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में 90 डिग्री, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो यहाँ जीरो। इसके द्वारा फ्लक्स क्या होगा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी डायरेक्शन और एरिया वेक्टर पैरेलल इनटू डीएस, तो ये क्या होगा, एक कॉमन होगा, ये बाहर आ जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो हर जगह बहुत छोटा सा गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है। तो गॉसियन कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस के जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है उसके हर एक पॉइंट पे सेम होगा। यानी एक बात अब हम बहुत पहली बार बोले कि जो गॉसियन सरफेस इमेजिन किया उसका शेप कैसा लिया है, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल नहीं लिया है, कि स्फेरिकल लेंगे तो सिमेट्रिक नहीं आ पाएगा। तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन हम शेप जो गॉसियन सरफेस का वहीं पर डिसाइड करते हैं। तो स्फेरिकल नहीं होगा, इस केस में सिलेंड्रिकल बेटर चॉइस है, ठीक है। तो ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस कितना होगा, ये कर्व है, कर्व है, ये क्या है, कर्व। तो कर्व में क्या होगा, इसको लास्ट में लिख ही देते हैं, काहे उधर लिखे। फाइनाइट क्या होगा, ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल।
स्टेप 2 हो गया भाई, स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 तो आओ गॉस लॉ लगाएं, आओ गॉस लॉ लगाएं, अप्लाई गॉस लॉ मतलब फाई नेट बराबर क्या होता है, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब प्रॉब्लम है क्यू इनसाइड क्या होगा, इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज है, अब समझिएगा इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज है तो नेट चार्ज तो इनफिनाइट होगा, तो वो डिसाइड ही नहीं होगा। लेकिन गॉस लॉ में एक ही बात ध्यान देना है भाई, एक ही बात ध्यान देना है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। फिर रिपीट कर रहा हूं, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, गॉस लॉ लगाने में सिर्फ इसी से मतलब है, बाकी बाहर में कितना चार्ज है या नहीं है कोई लेना देना नहीं है। क्यों राइट साइड में जो क्यू नेट इनसाइड है तो इनसाइड मतलब इनसाइड, तो क्या करते हैं इसमें लैम्डा मानते हैं, लैम्डा कंसीडर करते हैं। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, पढ़ाया था आपको एक लेक्चर में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का एक लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है, उसमें जाकर देख लीजिए। लीनियर चार्ज में लंबाई पे कितना चार्ज है, माने लंबाई पर यूनिट चार्ज पर यूनिट लेंथ, लंबाई पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो किसी भी इक्वल लंबाई, दो इक्वल लंबाई वाला लेंथ ले लीजिए, आपको चार्ज का अमाउंट सेम आएगा, तो इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, अगर यूनिट लंबाई पे चार्ज कितना है, यूनिट लंबाई पे चार्ज कितना है लैम्डा, अगर एल लंबाई होगा तो माने क्यू इनसाइड कितना होगा, इतना ही होगा ना क्यू इनसाइड, ये वाला ये क्या है चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड, और चार्ज इनसाइड होगा कितना है, ये क्यू इनसाइड जो होगा लैम्डा इंटू एल, एल इसकी लंबाई, कि इसके बाद बाहर चार्ज है, इसके बाद नीचे चार्ज, उससे कोई लेना देना नहीं है। गॉसन सरफेस के बाहर हो गया वो काउंट में नहीं होगा, वो भी चार्ज से बाहर हो गया, मेरे काउंटिंग से बाहर हो गया, तो ठीक है। यानी क्यू नेट जब लिखेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, ऐसे कर ले, लैम्डा इंटू एल बटा एप्सिलॉन नॉट, और फाई नेट कितना होगा 2 पाई आर एल इंटू ई। गौर से गया एल एल कट गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, ये 2 पाई आर को नीचे ला दिया तो उसको थोड़ा सजा के लिख दिया, और डायरेक्शन क्या होगा पहले डिसाइड कर चुके, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस यू दे देना, पॉजिटिव चार्ज होगा तो खुद से अवे, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स, और डायरेक्शन लाइन के ठीक परपेंडिकुलर, और इसलिए इसमें लॉन्ग लाइन चार्ज लेते हैं, इसमें लॉन्ग लाइन चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग लाइन चार्ज होगा तो ऐसा आ जाएगा, क्लियर है बात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको डेरिवेशन को, फिर उसके बाद जाते हैं। तो भाई देखो लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण निकालना था, मैंने क्या किया, रटा रटा है, 4 नियम था गॉस लॉ का, इमेजिन द गॉसियन सरफेस, तो यहाँ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, इस तरह क्या कि जो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आया था जस्ट आउटसाइड द सरफेस था, फिर प्रूव किया कि भाई इसका कर्व सरफेस तो सिमेट्रिक है लेकिन अपर लोअर और लोअर लोअर सिमेट्रिक नहीं है, तो क्या, लेकिन एक अच्छा बात देखा कि अपर सर्कुलर पार्ट हो या लोअर सर्कुलर पार्ट हो, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स तो जीरो हो गया, तो अपर सर्कुलर लोअर सर्कुलर कारण फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया, तो जो बच गया वो कर्व सरफेस की वजह से बच गया, तो कर्व सरफेस के जो बच गया हमने नेट फ्लक्स निकाल लिया, ई इंटू 2 पाई आर एल, कर्व सरफेस का एरिया है तो यही होगा। अप्लाई गॉस लॉ, तो गॉस लॉ नेट फ्लक्स बाय क्यू नेट इनसाइड, नेट जो राइट हैंड साइड में जो नेट चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर का मामला है, अंदर में कितना चार्ज है गॉसियन सरफेस से, तो फिर उसको विजुलाइज किया, देखा कि अंदर में तो इतना ही चार्ज है भाई साहब, तो लैम्डा इंटू एल, लैम्डा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब यूनिट लंबाई पे कितना चार्ज है, दैट इज यूनिट लंबाई पे जितना चार्ज होता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट लंबाई पे
लैम्डा, तो एल लंबाई पे क्या होगा, मल्टीप्लाई यूनिटरी मेथड से, तो हो तो लंबाई कर लिया और आंसर आ गया। वेक्टर फॉर्म में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स, दैट्स इट। इसका जो डायग्राम बनता है वो बड़ा सिंपल सा, देखते हैं कितना हो गया है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है। इसका डायग्राम जो ग्राफ बनता है वो ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ई है और आर है, इसका ऐसे हाइपरबोलिक, कहीं पे जीरो नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखिए एग्जाम में आता है इसका ग्राफ, ठीक है, ऐसे करके रखना है, ठीक है, फंटास्टिक। अब हम आपको इसको देखिए, कंसीडर यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज, ये सब लिखना पड़ेगा, एंड इस लीनियर चार्ज, linear density of the charge is lambda. Let a point P at a normal distance r from the line charge where we want to find the electric field. Okay, that's it. यही तो कर रहे थे. Here point P is close to the line charge. B, imagine a cylinder of radius r and length L, and its axis coincide with the line charge. Then axis of the cylinder और Gaussian surface, जो cylindrical Gaussian surface का axis है और line charge एकदम कोइंसाइड कर जाता है, एक ही जगह पे हो जाता है, एक ही हो जाता है, एक ही जगह पे एक ही होता है, तो इससे हो गया। हेयर द पॉइंट पी जस्ट लाइज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। अब फ्रॉम सिमेट्री ऑफ चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ द गॉसियन कर्व सरफेस इज सेम, कर्व सरफेस, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स थ्रू द, तो कर्व सरफेस सेम आ जाता है, पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट सरफेस के बाहर हो जाता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाता है। और फिर मैंने कहा कि अपर होगा जीरो होगा, लोअर की इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये लॉजिक दिया यहाँ पर। वहाँ बिल्कुल डायग्राम दिखा के बता दिया कि ये कॉपी में जब लिखा है नोट्स मैंने, तो कॉपी में तो उतना 3 डायमेंशन होता नहीं है, बट आपको जब डायग्राम दिखाया होगा तो आपको बिल्कुल दिख जाएगा इस डायग्राम में कि कैसे आया होगा, है ना। आप देखिएगा तो लगेगा हाँ सरफेस के लोअर बॉटम के पैरेलल आ गया है, ठीक है। तो कर्व सरफेस है ई इंटू 2 पाई एल, फिर लैम्डा इंटू एल कर दिया प्लस माइनस यू, डायग्राम में ड्रॉ कर दिया है। पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन एवरीथिंग लिखा होना चाहिए बोर्ड में, कोई पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए, बुरी तरह रट के दिएगा एग्जाम, बिल्कुल एडवाइस कर रहा हूँ। एक बार समझ लीजिए, दूसरी बार भी समझ लीजिए, तीसरा समझ लीजिए, उसके बाद सिर्फ रटिए, एग्जाम में लाइन बाय लाइन शब्द व शब्द लिख दीजिए, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अपने मन से मत, ये क्या गलती कर देंगे एग्जामिनर को पसंद नहीं आएगा, झूठ मूठ का मार्क्स कट जाएगा। और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम में ये मार्क्स आपके लिए जीवन में फिक्स हो जाता है, चाहे कोई भी ब्रांच चुनिए, कोई भी फील्ड में आइए आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इस पर कर लीजिएगा आप लोग। दिया हुआ है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस फील्ड, माने ई बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 9 × 10⁴, नहीं ये दिया हुआ है, लैम्डा निकालना है। और ये ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी आप इसको 2 लैम्डा लिख दिया, इसको लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁴, 2 रहने देगा, ये 9 × 10⁻⁹ 9 हो जाएगा। लैम्डा जाना चाहते हैं और आर कितना है 2 सेंटीमीटर, 2/100। अब सॉल्व कर लेंगे, गौर देखेंगे तो 9 9 तो ऐसे ही कट जा रहा है यार, 2/100 × 10⁴, अच्छा 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अगला स्टेप में कर लेते हैं, इस स्टेप में कर लेते हैं, 2 × 10⁻⁹ इंटू लैम्डा, अरे लैम्डा अच्छा से लिखो यार, ये कट गया 2 2, वाह खाली 10 में बच गया, ये 10⁻² और नीचे में आ गया 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ कूलम पर मीटर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मैंने बोर्ड पे ला दिया, मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी कवर करते चला जा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, फैंटास्टिक गुड। और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का मिस कर जाएगा तो एक साथ डिस्कस कर देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा भाई। अगर पढ़ना चाहते हैं तो सब अवेलेबल होगा आपके ऐप में, ठीक है, एवरीथिंग आप ईमानदारी से पढ़िए। उसके बाद मैं भी अवेलेबल रहूंगा, कभी कभी लाइव क्लासेस भी लेंगे इसके, ठीक है, या आप जब कहेंगे तब ले लेंगे आपके लिए, ठीक है। और जो मेरे कोचिंग में पहुंच के मेरे से डायरेक्ट क्लास करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही। तो दूसरा एप्लीकेशन
कर दिया, और ये बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब किसी को नोट करना है तो फिर मैंने कह रहा है क्या है कि आप नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। इस सॉल्यूशन को भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।